Hello, my future doctors. This side your Biowali ma'am, Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJX. बच्चों हम बहुत जल्दी से 12th का सिलेबस कवर अप करने वाले हैं थ्रू द एनसीईआरटी लाइनर सीरीज एंड पीवाईक्यू सीरीज, यानी कि नटशेल तुम्हें सारा का सारा निचोड़ जो तुम्हें अपनी नीट की प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो फटाफट से आज हम कवर करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलो फटाफट से इस छुटकू से चैप्टर को फटाफट से छू मंतर करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी एनसीईआरटी का सबसे पहला पैराग्राफ। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ हेल्थ क्या है तो तुम हेल्थ को बोलोगे अगर कोई इंसान देखने में ठीक ठाक लग रहा है, स्ट्रेस फ्री लग रहा है तो वो हेल्दी है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो हमारे मन में ख्याल आएगा अगर कोई इंसान रिप्रोड्यूस कर पा रहा है सही सलामत से तो वो हेल्दी है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। लेकिन इस हिसाब से क्या होगा, तुम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि सच में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है। ठीक है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स क्राइम्स जो लोग कमिट करते हैं और एक नॉर्मल कपल जो नेगोशिएशन से अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, दो बोथ आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इन योर ओन टर्म्स। बट इसी चीज को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने एक डेफिनेशन दी थी जिसमें उसने 4 पैरामीटर्स को इंक्लूड किया था। तो यहाँ का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यही बोल रहा है कि केवल देखने से या रिप्रोड्यूस करने से अगर इंसान को हेल्दी माना जा रहा है तो इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर लिखो, देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हर एस्पेक्ट में क्या क्या है वो एस्पेक्ट्स, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ये 4 लेवल्स पे अगर वो फिट बैठ रहा है तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। फिजिकल मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही सलामत है। इमोशनल मतलब कि उसका माइंडसेट ठीक है, दैट ही इज और शी इज नॉट गोइंग टू कमिट एनी सेक्स क्राइम, दूसरे वाले पार्टनर का रिस्पेक्ट करना। बिहेवियरल बिहेवियर में भी दिखाई देगा। और सोशल ईव टीजिंग जो लोग करते हैं वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। आगे का जो पैराग्राफ है यहाँ पे, एक सेकेंड पीछे, हाँ ये रहा। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस लेवल पे ग्रो कर रही थी। तो एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसका टैग मार्क था हम दो हमारे दो। ठीक है, ये हम दो हमारे दो तब से कहा जा रहा है लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। नो डाउट थोड़ा थोड़ा लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, थोड़ा उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो आजकल लोग 1 चाइल्ड से भी खुश रहते हैं। बट पहले माना जाता था लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो उस बेसिस पे एक क्रिकेट टीम तैयार हो जाती थी। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इंप्लीमेंट किया गया? 1951 में। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके बाद एक और प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम विच इज RCH। तो ये एब्रीविएशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इस प्रोग्राम के 2 टर्म्स को देखो तो एक है रिप्रोडक्टिव और एक है चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एज वेल एज जो नया बच्चा बना है चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, सारे के सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने का इसका टारगेट है। जैसे हम लोग एडोलेसेंस की स्टेज में एंटर करते हैं तो बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे साथ इतना इमोशनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, मुझे किसी और से अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, मेरे बॉडी में फिजिकल चेंजेस क्यों आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है। तो दिमाग है ना बहुत घूमता है कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है किसी और के साथ भी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो उन चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ों का अवेयरनेस इस प्रोग्राम के अंदर दिया गया है। तो अब इसकी जो मेजर टास्क हैं उनको पढ़ लेते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इसके अलावा टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जो मिसकंसेप्शंस है उनको दूर करना। इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एडोलेसेंस की इंफॉर्मेशन और हमारे अंदर जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में सारा नॉलेज देना। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ये इंश्योर करना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस यानी कि STDs के बारे में बताना, एड्स के बारे में बताना, ये सारी चीज़ों के बारे में एक नॉलेज अवेयरनेस क्रिएट करना इस प्रोग्राम का टारगेट था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, जो उनके पास बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल है उनके बारे में नॉलेज स्प्रेड करना। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेगनेंसी इज द टाइम व्हेन मदर नीड्स
अ बैलेंस डाइट मीन्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मदर की बॉडी केवल मदर की बॉडी को ही कैटर नहीं कर रही, शी इज ऑल्सो कैटरिंग द ग्रोइंग फीटस। तो दोनों को ही प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके, इसकी भी देखभाल रखना। पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो सेक्स अब्यूजेस होते हैं, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, उन सारी चीजों को एक तरीके से टारगेट किया गया है आरसीएच प्रोग्राम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे पैराग्राफ में है आरसीएच की फुल फॉर्म। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? तुम्हें पता है कि जब एक फीटस डेवलप कर रहा होता है तो उसके आसपास बहुत सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। जो हमारा एम्ब्रियो है, जैसे मान लो ये छुटकू सा एम्ब्रियो बैठा हुआ है, ये एम्ब्रियो एक फ्लूइड में सराउंडेड रहता है। इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड। अब जो इसके स्किन सेल्स हैं या जो भी सेल्स है वो रीजनरेट करेंगे, ओल्ड वाले शेड ऑफ करेंगे। तो इस फ्लूइड में इसके कुछ कुछ सेल्स भी होंगे। हम क्या करते हैं, एक इंजेक्शन डाल के, इन्वेजिव टेक्निक है, इंजेक्शन डाल के इस फ्लूइड में से थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं, क्योंकि इस फ्लूइड में जो सेल्स मौजूद है वो हमारे पास आ जाएंगे। अब सेल्स हैं यानी कि क्रोमोसोम्स हैं, तो हम क्रोमोसोम्स की डिटेल स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या इस बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, है ना। ये है एमनियोसेंटेसिस का फायदा। तो यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, एक बार ये ध्यान देना। जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है? ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज की वजह से। इसके बाद हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? जहां पर एक सिंगल कट लगने से ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है, and it is X-linked recessive disorder which you might have studied in principles chapter. Next is sickle cell anemia which is autosomal recessive disorder, और ये सारे के सारे क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स या जीन्स पर एप्लीकेबल है। तो इन सारी चीजों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये जो हमारे सेल्स हैं, इन सेल से हम पूरा का पूरा कैरियोटाइप निकाल सकते हैं। कैरियोटाइप क्या होता है? मैंने डाउन सिंड्रोम में दिखाया था ना, एक चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी में ब्लैक कलर का, जहाँ सारे क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। तो वहां पे देख के तुम पता कर सकते हो कि इस फीटस के क्रोमोसोम्स में एक्स है या XY। तो अब पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की। तो उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या किया जाता है, मार दिया जाता है या जो भी चीजें हो सकती है। तो एक तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ से हो जाएगा। इसी वजह से इस टेक्निक को इंडिया में बैन कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो दिक्कत है वो इंडिया में ही देखने को मिलती है। सो दैट्स व्हाई दिस टेक्निक हैज बीन बैन इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है? Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by government and non-government agency. यहाँ पर अब जो सबसे important है वो है तुम्हारी सहेली, हमारी सहेली, तुम्हारी सहेली, सबकी सहेली। इस सहेली को बनाया गया था लखनऊ में। कहाँ? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन है, नीट का पूछ लिया जाता है और ये बच्चों को रटा हुआ होता है। तो CDRI लखनऊ में बनाई गई थी सहेली। और सहेली की खास बात क्या है? ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है, यानी कि इसमें कोई भी हार्मोन नहीं होता। इसको हम वंस अ वीक पिल भी कहते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक बार इसे खाना होता है। ये मैंने तुम्हें जो वन शॉट था उसमें अच्छे से बताया हुआ है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है? हमारे यूट्रस की लाइनिंग में जो ईस्ट्रोजन्स के रिसेप्टर है उनको क्या कर देता है? ये ब्लॉक। Clear? This is the working mechanism of our Saheli. Saheli is the non-steroidal pill which is taken once a week. Clear? It is a method of contraception developed in Lucknow. आगे बात करते हैं। अब देखो, जो इतने वास्ट लेवल पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसके कुछ रीजंस हैं। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ जाता है, और यहाँ से स्पेसिफिकली ये जो शॉर्ट फॉर्म्स तुम्हें गिवन है इनकी फुल फॉर्म्स भी अपने नीट में आ जाती है। तो यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000। तो 1900 में पॉपुलेशन इतनी थी और 2000 में 6 बिलियन पहुंच गई। कितना बड़ा एक्सप्लोजन है ये पॉपुलेशन का, है ना। इसके बाद 7.2 बिलियन पहुंच गई कब? 2011 में।
अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। ये वर्ल्ड लेवल की पॉपुलेशन का है। अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवर पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी 350 मिलियन, है ना, और 1 बिलियन तक पहुंच गई 2000 के एंड तक, और 1.2 बिलियन तक पहुंच गई मई 2011 तक। अब है ना, इस डाटा को रटने मत बैठना, ये नहीं पूछा जाता कि उस टाइम पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम, मतलब क्वालिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, ऐसे फर्जी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन ये जो एस्टिमेट दिया हुआ है इसका रीजन क्या है, ये रीजन पूछा जाता है। तो यहाँ पर रीजन के फॉर्म्स में यू आर एबल टू सी 3 एब्रिवेशंस, IMR, MMR और ये RCH तो हमें पता ही है। IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, मरना। तो तुम्हें पता है धीरे धीरे हमारे साथ साथ जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है, हमारे साथ साथ नहीं, मतलब इंडिया के साथ साथ हम डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे मेडिकल एडवांसमेंट भी आ रही है। तो पहले तुम टीवी सीरियल्स में देखते थे ना, ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर आता था और बोलता था या तो हम मम्मी को बचा पाएंगे या बच्चे को बचा पाएंगे। बट आज कल ऐसे केसेस घट गए हैं क्योंकि हमने मेडिकल एडवांसमेंट अचीव कर ली है। तो अब क्या होता है, अब मदर के मरने के चांसेस भी कम हो चुके हैं और इन्फेंट के मरने के चांसेस भी कम हो चुके हैं। व्हाट इज इन्फेंट? जो पैदा होने से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होता है उसे इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी रिडक्शन आया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी रिडक्शन आया है, और इसके साथ साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो रिप्रोडक्शन एज के एज ग्रुप है उनमें इंक्रीमेंट आया है। तो कौन कौन डिक्रीज हुआ है, कौन कौन इंक्रीज हुआ है, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। अब यहां से नीट में एक और क्वेश्चन इस लाइन से आता है, क्या लाइन है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट the population growth rate was less than 2%, that is 20 per 1000 per year। ये रेट पूछा जाता है कि कितना था, तो 20 per 1000 per year, एक साल में 1000 लोगों के ऊपर 20 बच्चों का जन्म हो रहा है, और इसको क्या बोला जाता है? लेस देन 2%। ओल्ड एनसीईआरटीज में ये वैल्यू 1.7% गिवन है, बट तुम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से लिखोगे। क्लियर? चलो नाउ अब यहाँ पे सिंपल बात की गई है कि गवर्नमेंट ने तो बहुत ट्राई किया कि कैसे भी पॉपुलेशन को रोका जाए, हम दो हमारे दो किनारे लगवाए, उसके बाद जो मैरिज की एज ग्रुप है उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, बहुत कुछ किया, लेकिन लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली एक तो यहाँ पे मैरिजेबल एज ग्रुप नो डाउट अब चेंज हो गया है, बट नीट में क्वेश्चन आया तो तुम एनसीईआरटी के हिसाब से बोलोगे, ठीक है। मेल्स की 21 एंड फीमेल्स की 18 ईयर्स। आगे हमारे पास है अबाउट कंट्रासेप्टिव मेथड्स। व्हाट आर कंट्रासेप्टिव मेथड्स? जो प्रेगनेंसी या फिर कॉन्सेप्शंस को प्रिवेंट करते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड्स में बहुत सारी चीजें आती है जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, कहाँ गए ये रे, बैरियर मेथड्स, आईयूडी, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शंस, ये सारी चीजें। यहाँ पर एक जनरल डिस्कशन दिया हुआ है कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। मुझे पता है ये चैप्टर तुम्हें रटा होगा, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है ये देखो, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कौन? सर्जिकल मेथड्स, दीज आर इरिवर्सिबल। देन नो या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट्स होना चाहिए, इट शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ये सारी चीजें होनी चाहिए एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड्स की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या है वो कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो मेथड है इट इज द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट मेथड होता है क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, तुम यूज कर रहे हो इस चीज को बट नो वन नोस कि कब कॉन्सेप्शन हो जाए, तो सबसे ज्यादा रिस्क इसमें होता है, सेफ नहीं है। यहाँ पर 3 मेथड्स आते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ओव्यूलेशन के आसपास के दिन सबसे ज्यादा मतलब प्रोन होते हैं कि अगर कपल ने कॉपुलेट किया तो द लेडी कैन बिकम प्रेग्नेंट। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज बना ली है हमने 10 to 17 डेज की, जहाँ पे हमें इस कंसेप्शन को अवॉइड करना चाहिए। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यही है क्योंकि ये विंडो हर मंथ अपने आप को रिपीट करती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, abstain or avoid from coitus from day 10 to 17। इस 10 to 17 को क्या बोला जाता है? फर्टाइल विंडो।
नेक्स्ट है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। यहाँ पर वेजाइनल ट्रैक्ट से जो मेल पार्टनर है वो अपनी पेनिस को बाहर इजेक्ट कर लेता है व्हेन ही गेट द सेंसेशन दैट ही इज अबाउट टू इजैक्युलेट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली नेचुरल फीलिंग्स के हिसाब से किया जाता है। एंड थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल मीन्स इट इज समवॉट रिलेटेड टू प्रोलैक्टिन। एमिनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब फीमेल पार्चुरेशन करती है उसके लगभग 6 मंथ्स तक शी डज नॉट गेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है जो FSH को लो करके रखता है। अब FSH नहीं बनेगा तो स्टिमुलेट ही नहीं होगा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगी। इसीलिए तो यहाँ पे मैक्सिमम हम मान के चलते हैं 6 मंथ, लेकिन हो सकता है इसका मिनिमम टाइम पीरियड 1 मंथ भी हो। तो अगर किसी इंसान ने या कपल ने इस 6 मंथ्स के अंदर अंदर कॉपुलेट किया तो लेडी कैन बिकम प्रेग्नेंट अगेन। सो दीज आर द मेथड्स विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल फीलिंग्स और नेचुरल सुपर पावर्स, एक तरीके से कह सकते हैं, बट सबसे रिस्कीएस्ट यही होते हैं। ठीक है, ये है हमारा बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में क्या क्या आता है, डायफ्राम्स, बॉल, सर्वाइकल कैप्स, कॉन्डम्स, मेल और फीमेल दोनों के। तो यहाँ पर ये जो कॉन्डम्स बने हुए हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज आर मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट। ठीक है, लेटेक्स शीट के बने होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। तो यहाँ पर हम उन दोनों को मीट ही नहीं करने देते, एक बैरिकेडिंग लगा दी, इसलिए इसको बोला गया है बैरियर मेथड। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, जैसे कि कॉन्डम्स आर बैरियर मेथड्स मेड ऑफ थिन रबर के बनाए हो सकते हैं या फिर लेटेक्स शीट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ब्रांड दी गई है निरोध, इट इज अ पॉपुलर ब्रांड, तो उस ब्रांड का नाम याद रखना। यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो बैरियर मेथड है स्पेसिफिकली कॉन्डम्स, ये इंसान को एसटीडीज से भी बचाते हैं, क्योंकि एसटीडीज तुम्हें पता है जैसे कि एड्स है वो कैसे आती है, जब फ्लूइड्स का ट्रांसमिशन होता है। तो अगर फ्लूइड्स के बीच में तुम बैरियर लगा दोगे तो बैरियर से मतलब एसटीडीज तो नहीं होगी। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन प्लस एसटीडी, देन यू मस्ट नो द आंसर, इट इज योर कॉन्डम्स। क्लियर, चलो आगे क्या लिखा हुआ है, बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। पूछा जाता है कौन सी डिस्पोजेबल है कौन सी रीयूजेबल है, तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि ये डिस्पोजेबल है एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, एंड इसीलिए इंसान को प्राइवेसी भी फील होती है। डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, ये सारे के सारे फीमेल्स के लिए होते हैं। ठीक है, वन शॉट में मैंने तुम्हें इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो ये होते हैं बैरियर मेथड्स जो सेल्फ इंसर्टेड हो जाते हैं, सर्विक्स को कंट्रोल नहीं, सर्विक्स को कवर करते हैं। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। लेकिन सबसे दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये पूरे वेजाइनल ट्रैक्ट को कवर नहीं करते। तो हो सकता है जब इसका तुम रिमूवल करो या फिर किसी भी रीजन की वजह से स्पर्म कैन लीक डाउन थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस। तो इसीलिए इन सब्सटेंसेस को यूज करने के टाइम पे यू मस्ट अप्लाई अ लेयर ऑफ स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो स्पर्म को किल कर दे। These can be in the form of creams, jellies, foams, किसी भी मेथड से आप इसको यूज कर सकते हो। तो this must be kept in mind when we are using diaphragm, cervical caps and walls. So use of spermicidal agents is important क्योंकि ये उसकी efficiency को increase करता है। समझ में आया? और दूसरी खास बात क्या है कि ये reusable है। जैसे menstrual cups reuse कर सकते हो वैसे इनको भी आप reuse कर सकते हो। क्लियर? तो ये important points थे यहाँ के जो कवर कर लिए। इसके बाद है ये, क्या है ये, अब देखो तुम्हारे सामने इमेज भी बन के आ सकती है, ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बट वो हट जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि किस चीज की इमेज है। तो यू मस्ट नो दिस इज योर कॉपर टी, एंड कॉपर टी ये अपने आप ही जलता है। कॉपर टी इज अ मेथड ऑफ इंट्रा यूटेराइन कॉन्सेप्शन, ये यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अनदर इफेक्टिव and popular method is the use of intrauterine devices। इंट्रा मतलब अंदर, तो यूट्रस के अंदर इनको लगाया जाता है। These devices are inserted by doctors और expert nurses। ये खुद से आप इंसर्ट नहीं कर सकते, तो प्राइवेसी का तो क्या। These are present as non medicated। दो कैटेगरीज होती है इसमें, एक होती है नॉन मेडिकेटेड और एक होती है हमारी मेडिकेटेड। तो नॉन मेडिकेटेड में कौन आता है, लिपीज लूप। ठीक है,
और दूसरी वाली जो मेडिकेटेड है उसमें आती है कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। तो यहाँ पे मैं बता दूं, नीट में एमसीक्यूज इन द फॉर्म ऑफ मैचिंग आते हैं। जैसे एक साइड एग्जाम्पल लिखे होंगे और दूसरी साइड पूछा जाएगा कि मेडिकेटेड है, हार्मोनल है, कॉपर रिलीजिंग है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। मेडिकेटेड में जो कॉपर रिलीजिंग है उनके नाम में क्या लगा होगा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीरोड 375, और जो हार्मोन रिलीजिंग है उनका नाम है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। ठीक है, तो ये नाम तुम्हें याद होंगे चाहिए। नाउ आयोडीज का यहाँ पे वर्किंग मैकेनिज्म दिया हुआ है, किस किस तरीके से ये काम करती हैं वो तरीका भी याद रखो। मैंने तुम्हें वन शॉट में इलेबोरेट करके बताया था कि इन तरीकों में से कौन सा कॉपर वाले का है, कौन सा हार्मोनल वाले का है। सो गो एंड चेक दैट प्लेलिस्ट। आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। जब स्पर्म यूट्रस में एंटर करता है तो उसका फैगोसाइटोसिस कर दिया जाता है। कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की अगर मोटिलिटी कम होगी सो इट वॉन्ट बी एबल टू गेट, मतलब इट वॉन्ट बी एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तुम्हें मुझे बताना है फीमेल ट्रैक्ट में एक प्रोसेस होता है दैट स्टार्ट्स विद सी। इस प्रोसेस का नाम क्या है जो इंक्रीज करता है स्पर्म्स की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी? ठीक है, बताना मुझे। आगे, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। देखो, यूट्रस सुटेबल कब होगा, जब वो थिक होगा, ग्लैंडुलर होगा, वास्कुलर होगा। अगर वो हो ही ना ऐसा तो क्या हो जाएगा, यूट्रस अनसुटेबल हो जाएगा। इम्प्लांटेशन अगर होना भी चाहा तो बेबी क्या हो जाएगा, उसका मिसकैरेज, नेचुरली अबॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं, सर्विक्स को होस्टाइल कर सकते हैं टू स्पर्म, यानी कि जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी कंसिस्टेंसी को थिक कर सकते हैं। IUDs आर आइडियल कंट्रासेप्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना। IUDs आर आइडियल कंट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल्स हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। जैसे कहा जाता है ना, हेल्दी स्टेटस ये होता है कि हर 2 बच्चे के बीच में 3 साल का गैप हो, तो उसको डिले करना चाहते हो, स्पेस करना चाहते हो बच्चों के बीच में, तो IUDs एक आइडियल मेथड है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ज्यादा आइडियल जो मेथड माना जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का बाय इंडियन फीमेल्स, इट इज योर IUD। क्लियर, समझ में आया? चलो अगला मेथड देखते हैं। ये जो माचिस की तिल्लियां तुम्हें दिखाई दे रही हैं, दीज आर द इम्प्लांट्स जिनमें हार्मोन्स ही होते हैं बेसिकली। इनको स्किन के अंदर सबडर्मल स्पेस में लगाया जाता है और ये स्लोली स्लोली अपने हार्मोन्स को रिलीज करती है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स, पिल्स की बात करूं तो पिल्स 2 टाइप्स की होती है, स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल में तो सहीली एग्जाम्पल आ गया। स्टेरॉइडल में क्या आ जाएंगे तुम्हारी, जैसे माला डी जिसमें हार्मोन्स होते हैं। तो इसका मैंने वर्किंग मैकेनिज्म वन शॉट में बताया था, देख लेना। अब NCERT के हिसाब से बोलते हैं, यहाँ पर या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। They are used in the form of tablets and hence are called as pills. कोई बड़ी बात नहीं है। Pills have to be taken daily for a period of 21 days. मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर मंथ में 21 डेज में खानी होगी, 7 डेज का गैप रखना होगा। उन 7 डेज में बेसिकली एक आर्टिफिशियल मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है उसको ट्रिगर किया जाता है। After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in same pattern till female desires to prevent conception. जब तक फीमेल चाहती है conception को prevent करना, तब तक इसको repeat करना होगा। 21 days खाना है, 7 days gap, 21 days खाना है, 7 days gap। क्या करती है ये? These inhibit ovulation, implantation as well as quality of cervical mucus. Cervical mucus is the, मतलब ऐसे समझो जैसे कहीं पे भी एंट्री करनी है तो गेट कीपर प्लेस द इंपॉर्टेंट रोल, किसे जाना है किसे नहीं जाना। तो फीमेल बॉडी के लिए जो गेट कीपर है दैट इज द सर्वाइकल म्यूकस। अगर वो होस्टाइल हो जाएगा, अगर वो चाहेगा ही नहीं कि स्पर्म एंटर करे तो फिर नहीं कर पाएगा स्पर्म एंटर, तो इसकी कंसिस्टेंसी को चेंज करने से भी अपना ये काम हो जाता है। तो 3 मेथड्स है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स। हमारे मन में आता है ख्याल कि पिल्स है, हार्मोन्स है, हार्मोन्स से सबसे ज्यादा गड़बड़ हो सकती है तो इनके बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन NCERT ने क्लियर वर्ड्स में मेंशन किया हुआ है कि ये वेरी इफेक्टिव है विद लेसर साइड इफेक्ट्स, लेस साइड इफेक्ट्स है।
एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। फीमेल्स इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है। एक नॉन स्टेरॉइडल पिल का एग्जांपल दिया हुआ है विच इज सहेली, जो मैंने तुम्हें बताया था, वंस अ वीक पिल है, ठीक है। नेक्स्ट, progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants। इंजेक्शन भी यूज कर सकते हो, इम्प्लांट्स भी यूज कर सकते हो, और केमिकल मेथड्स को तुम ओरली इनटेक भी कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया मुझे, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से बोलूं कि वहां पे लिखा हुआ था, अगर मैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, ओरल एडमिनिस्ट्रेट कौन कौन हो सकती है, एक वहां पे था इंसुलिन, और एक यहाँ पे तुम कर रहे हो ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन पिल्स, दोनों हार्मोन्स हैं, बट यहाँ पे बोला जाता है कि इसको ओरली इनटेक नहीं कर सकते, और यहाँ बोला गया है कि इसको ओरल इनटेक कर सकते हो। तो ऐसा क्यों है? इस क्यों का आंसर तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो, their mode of action is similar to that of the pills and their effective periods are much longer। administration of, ध्यान देना, administration of progestogen and progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus has been found to be very effective as emergency contraceptive। पूछा जाता है emergency contraceptive, जहाँ पे क्या होता है, अगर किसी कपल ने कॉपुलेट कर लिया तो 72 आवर्स के अंदर वो अपने कंसेप्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें तुम्हें दो मेथड्स आते हैं, पिल्स भी आती है और आईयूडीज भी आती है, इस चीज को ध्यान रखना। आईयूडीज को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्या है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में ये वाला पार्ट मेल का है, वेसेक्टोमी, जहाँ पे वास डिफरेंस को कट किया जाता है, और फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी। दोनों में इंपॉर्टेंट बात ये है कि गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, हार्मोन भी बनेंगे, हार्मोन्स काम भी करेंगे, सिंपली बस अपने स्पर्म्स हैं, ओवम है, गैमीट्स हैं, उनकी जो ट्रांसफर है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन बन रहा है तो ईस्ट्रोजन आके काम करेगा, वो तो ब्लड वेसल से डिफ्यूज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, बस गैमीट फॉर्मेशन गैमीट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे हाईली इफेक्टिव है, लेकिन इसका दिक्कत क्या है, ये रिवर्सिबल नहीं होती। क्लियर? फिर ये तो कुछ नहीं है, हाँ यहाँ पे कुछ है, एक मिनट। It needs to be emphasized the selection of a suitable contraceptive method, मतलब कंसल्टेशन से करना चाहिए अगर तुम कोई भी मेथड यूज कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम बैरियर मेथड, ठीक है। Okay, one must also remember that contraceptives are not regular requirement for maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against unnatural reproductive event. One is forced to use, मतलब तुम एक तरीके से नेचर की जो नेचुरल टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे उन साइड इफेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इसके बाद बहुत भयंकर ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, और सीवियर केस में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो अगर मैचिंग में एमसीक्यूज में आ जाए तो तुम याद रखना। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। नेचुरल अबॉर्शन इज मिसकैरेज, और इंड्यूस कराया जाएगा तो उसे कहा जाता है एमटीपी। एमटीपी की बात क्या है कि इसको सबसे पहले लीगलाइज कब किया गया था, 1971। ये दो चीजें आती हैं, लीगलाइज कब किया गया था और इनेक्ट कब किया गया था। इनेक्ट वर्ड आ जाए तो 2017। कहाँ लिखा है ये, एनसीईआरटी के बगल में एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है, वहां देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें हमारी टोटल जो ईयर प्रेगनेंसी होती है वो होती है 45 to 50 मिलियन टोटल प्रेगनेंसी, जिसमें से 1/5 ऑल ओवर द वर्ल्ड विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल कंसेप्शंस, ठीक है। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज इज अ डिबेट, मतलब देखो सिंपल सी बात है, एमटीपी का लोग मिसयूज भी कर सकते हैं और एमटीपी की वास्तव में जरूरत भी पड़ सकती है। तो लीगलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज भी डिबेट का क्वेश्चन है, बट थैंकफुली इंडिया में इसको लीगलाइज किया गया है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं करा सकते। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा रहे हो तो आपको एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, उसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में करा रहे हो तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो सलाह होती है वो इंपॉर्टेंट है।
तो आगे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने। सेकेंड ट्राइमेस्टर abortions are much more riskier. One disturbing trend observed that a majority of MTPs are performed by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too. ठीक है, तो इसको प्रॉपर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर की सलाह से कराना चाहिए, उन्हीं से कराना चाहिए, ऐसी रैंडम किसी से नहीं करा लेना चाहिए। क्लियर? Okay, now आगे another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, तो उसको मार दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे तो नॉर्मल सी चीज लिखी हुई है इन्फेक्शियस एजेंट। यहाँ पे मैं ये तुम्हें बताना चाहूंगी, अगर कोई सेकेंड ट्राइमेस्टर में MTP करा रहा है तो वो 2 कंडीशंस पे होगा, या तो मदर या फीटस। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो मदर और फीटस में से किसी को रिस्क होगा, तो इसी बात पे ही आप इसको करा सकते हो MTP को, अदरवाइज नहीं होगी, और 2 डॉक्टर्स की इसमें सलाह चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जिनको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर वेनरल डिसीजेस भी बोलते हैं। तो इनके तीनों नाम याद रखने चाहिए, VD वेनरल डिसीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस RTI, इट इज नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन, और तीसरा है STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनरल डिसीज एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब NCERT में यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, वैसे तो मैंने तुम्हें कॉजेटिव एजेंट्स की 1 शॉट में बताया था, बट यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन वायरल है, कौन बैक्टीरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो डब्बा पिंक कलर से बना रही हूँ वो है तुम्हारा वायरल। ठीक है, वो है वायरल। जो बॉक्स मैं येलो कलर से बना रही हूँ वो है तुम्हारी बैक्टीरियल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलो अब एक बार बॉक्स बनाते हैं। पहले मैं बैक्टीरियल बताती हूँ। गोनोरिया बैक्टीरियल, सिफिलिस बैक्टीरियल, हर्पीस नहीं है, क्लेमाइडियासिस बैक्टीरियल, वॉट्स नहीं है, इसके बाद ट्राइकोमोनियासिस, ये तो तुम्हारी वो है प्रोटोजोअन, एंड हेपेटाइटिस बी तुम्हारी वो है वायरल। तो हेपेटाइटिस बी वायरल, जेनाइटल हर्पीज वायरल, एड्स वायरल, ठीक है, और जेनाइटल वॉट्स है ना, वॉट्स वो है बैक्टीरियल, एंड ट्राइकोमोनियासिस क्या है तुम्हारी प्रोटोजोअन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ की फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या बोला गया है, हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्शियस नीडल। जब मैंने तुम्हें ह्यूमन हेल्थ बताया था तभी बताया था कि कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो STD के अलावा मतलब नीडल ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नीडल्स के यूज से फैल सकते हैं। तो उसमें 2 चीजें हैं, हेपेटाइटिस बी और HIV। हेपेटाइटिस बी उन लोगों को भी फैलती है जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो इंजेक्शन से ड्रग्स को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस, सारी की सारी कंप्लीटली क्योरेबल हैं अगर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया जाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए। इसके जो माइनर सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, थोड़ा पेन होगा, स्वेलिंग्स होंगी जेनाइटल ऑर्गन्स में। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। और ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपको STD हो लेकिन आपको कोई सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं, तो एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हो आप काफी सालों तक, जैसे कि एड्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, absence or less significant symptoms in early stages of infection and the social stigma attached to STDs deter the infected person from going to time। मतलब सिंपल सी बात है, STD होना अपने आप में इट इज अ टाइप ऑफ स्टिग्मा फॉर द सोसाइटी। तो अगर किसी को STD होता है तो वो शर्म के मारे भी डॉक्टर को नहीं जा पाता, पूछ नहीं पाता, ट्रीटमेंट नहीं ले पाता। तो ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट लास्ट इट्स योर लाइफ दैट इज इम्पॉर्टेंट टू यू। ठीक है, तो आपको वो करना चाहिए, टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आगे इसके हैवियर सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज विच इज PID, यानी कि पैल्विक रीजन्स में इन्फ्लामेशन आ सकती है। अब मान लो वो इन्फ्लामेशन ओविडक्ट में आ गई, जैसे तुम्हारा ओविडक्ट जो है वो यहाँ से पूरा इन्फ्लेटेड हो चुका है,
तो ओवम तो आगे एंटर ही नहीं कर पाएगा, लेकिन मान लो स्पर्म एंटर कर गया तो यही फर्टिलाइजेशन होके यही वो हो सकता है इम्प्लांटेशन। तो ये जो प्रेगनेंसी होगी इसे हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में वो प्रेगनेंसीज आती है जहां पर इम्प्लांटेशन यूट्रस को छोड़ के किसी भी साइट पर हो जाता है, एंड एज ऑब्वियस ये लास्ट नहीं करेगी, अल्टीमेटली मिसकैरेज ही होगा। ठीक है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसीलिए यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं कि एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, और अगर डाउट है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, एजुकेटेड पर्सन से कंसल्ट करो। क्लियर? ये तो बात हो गई अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की, लेकिन स्टिल आज भी ऐसे कपल्स हैं जो कि कंसीव नहीं कर पाते बच्चों को, जिसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो उनके लिए क्या मेडिकल एडवांसमेंट में कोई टेक्निक मौजूद है? बिल्कुल है, जिसे हम बोलते हैं आर्ट। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज इनफर्टिलिटी। मान लो, अज्यूम करो कोई भी एक कपल है, यूजर्स है, वो मतलब ट्राई किए 3 to 5 टाइम्स टू हैव द कंसेप्शन, टू हैव द प्रेगनेंसी, बट नहीं हुआ, तो क्या तुम उनको इनफर्टाइल बोल दोगे? नहीं ना। मतलब एक बेंचमार्क होना चाहिए, अगर वो क्रॉस हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये कपल इनफर्टाइल है। तो इस चीज के लिए बोला गया है, ध्यान से देखना, इफ दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशंस, इसका एज ग्रुप दिया गया है एटलीस्ट 2 years। अगर 2 साल तक भी चिल्ड्रन नहीं हो पा रहे हैं प्रोड्यूस, देन वी कैन से दैट द कपल इज इनफर्टाइल। लेकिन जैसे कि इंडिया में हमेशा फीमेल को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि इनफर्टिलिटी का रीजन मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। जैसे मेल के अगर मैं कुछ रीजंस बताऊं, हो सकता है कि उसमें जो स्पर्म काउंट है दैट इज लो, विच कैन बी कॉल्ड एज ओलिगोजोस्पर्मिया। हो सकता है उसकी जो क्रिप्टोर्किडिज्म हो, यानी कि जो टेस्टिस है वो नीचे डिसेंड डाउन ही नहीं कर पाई हैं, होता है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया था। या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। तो मेल्स के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। फीमेल्स में क्या हो सकता है कि फीमेल्स में ओवम ही ना बन रहा हो, अनोव्यूलेशन हो रहा हो, या फिर पीसीओडी या पीसीओएस हो रहा हो, जो आजकल की फीमेल्स में बहुत कॉमन है। सो जेंडर को आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए, बोथ जेंडर्स कैन बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। लेकिन हमारा टारगेट है कि इनफर्टिलिटी को कैसे आप टैकल करोगे। तो टैकल करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, और इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं वो तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कहाँ गए? आईवीएफ। आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, इंदिरा गांधी आईवीएफ। आईवीएफ को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, हम इसे बोलते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी को सोच के ये मत सोचना है टेस्ट ट्यूब में बच्चा बन रहा है, ऐसा नहीं होता। बिकॉज वी परफॉर्म द फर्टिलाइजेशन इन लैब कंडीशन, तो इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला गया है। बस क्या होता है, आप मेल से और फीमेल से उनके गैमीट्स निकलवाओ, ओवम एंड यहाँ से स्पर्म, और लैब कंडीशन में उनका क्या करवाओ, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा तो उसे बोलेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा तो उसे बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इससे क्या बनेगा, जाइगोट। अब ये जाइगोट आगे डिवाइड करेगा, है ना, इसमें सेल्स का नंबर बनेगा। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स कभी 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, 64 होंगे, ऐसे होंगे। अब पूरा का पूरा बच्चा थोड़ी ना आप लैब में बना सकते हो। 9 months का टाइम इज अ वास्ट टाइम विच रिक्वायर्स मदर इन्वायरमेंट, मदर टाइप इन्वायरमेंट चाहिए, तो आप पूरा बच्चा नहीं बना सकते लैब में। तो आप क्या करोगे, इन ब्लास्टोमियर्स को वापस से इस डोनर की बॉडी में डालेंगे, यूट्रस में डालेंगे, क्योंकि यूट्रस में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स दिए गए हैं, उसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और उनका काम भी याद रखना है। एक है तुम्हारा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और एक है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में एम्ब्रियो को तब डाला जाता है जब वो 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज तक हो। अगर 8 ब्लास्टोमियर्स हैं या उससे कम है तो आप उसको डालोगे फैलोपियन ट्यूब में, और अगर 8 ब्लास्टोमियर्स से ज्यादा है तब आप उसको डालोगे यूट्रस में।
ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इफ इट इज हैविंग 8 प्लास्टम ईयर्स और उससे कम तो क्या कराएंगे हम, जिफ्ट विच इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 से ज्यादा है तो हम कराएंगे IUT विच मीन्स इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और ये दोनों में आप एक तरीके से एम्ब्रियो को ही ट्रांसफर कर रहे हो, तो बोथ दीज आर कॉल्ड एज एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड्स, एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि ET। इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है, कहाँ गई आई गेस आगे है, कि IVF के बाद हमेशा आपको वो कराना चाहिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर। कुछ भी सच यहाँ पे लिखा नहीं, मुझे नहीं दिख रही, बट ये है कि IVF इज ऑलवेज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। इट इज मैंडेटरी बिकॉज यू कैन नॉट डेवलप द एंटायर फीटस या एंटायर बेबी आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, तो कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे विच इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसे कहा जाता है गिफ्ट। आप गिफ्ट किसे दोगे, गिफ्ट उसी को तो दोगे, मतलब वही गिफ्ट तो दिया जाएगा ना जिस गिफ्ट की उस पर कमी हो, जिस चीज की कमी हो। तो यहाँ पर मान लो एक फीमेल है जो ओवम ही नहीं बना पा रही, एनोविलेशन चल रहा है उसका, तो आप उसको ओवम गिफ्ट कर दो। तो गिफ्ट में आपको ध्यान रखना है कि हम उस चीज का गिफ्ट देंगे जिस चीज की सामने वाले के पास डेफिशिएंसी होगी। तो गिफ्ट में क्या किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ ओवम collected from a donor into fallopian tube of another female who cannot produce one but can produce suitable environment for fertilization। वो जो फीमेल है वो फर्टिलाइजेशन कराने का एनवायरमेंट रखती है, इम्प्लांटेशन कराने का एनवायरमेंट रखती है, बट दिक्कत क्या है कि उसके पास ओवम नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, एक हेल्दी डोनर से ओवम को कलेक्ट करके उसके उसमें डाल देंगे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो बेसिकली जो बच्चा बनने वाला है ये उसके बायोलॉजिकल मदर नहीं होंगी, क्योंकि जो बच्चे का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, उसके पास जो क्रोमोसोम आएंगे वो उस वाली फीमेल के आएंगे जो डोनर थी, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब मान लो, देखो होता क्या है, एक ओवम और एक स्पर्म कितना भी पास रहे लेकिन ये फर्टिलाइज नहीं कर सकते जब तक आपने इस स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इनहेंस नहीं की हो। तो अगर मान लो हमारे स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ही वीक है तो हम क्या करेंगे, सीधा स्पर्म उठा के साइटोप्लाज्म में डाल देंगे ओवम के। तो इसे कहा जाता है इंट्रा यानी कि अंदर साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वेयर स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इन जनरल सेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल ट्रैक्ट। अब ये तुम जबरदस्ती कराओगे, लैब कंडीशंस में कराओगे, तो इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये कब किया जाता है, जब मेल का जो स्पर्म काउंट है वो कम है, ठीक है। इन दिस टेक्निक सीमन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू वेजाइना और इन द यूट्रस। अगर यूट्रस में किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं IUI। द डिफरेंस मस्ट बी वेरी क्लियर बिटवीन IUT एंड IUI। This is intrauterine transfer and this is intrauterine insemination। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर का मेथड है और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मेथड है। समझ में आया? ये जरूर याद रखना कि कौन सा मेथड किस तरीके की दिक्कत के देख के बनाया गया है। दो ऑप्शंस आर मेड। All these techniques require extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation। सीधी बात है, ये सारे टेक्निक्स महंगे भी होंगे और इनको आप किसी भी मतलब झोला छाप डॉक्टर से नहीं करा सकते। एक एक्सपर्ट चाहिए, एक ट्रेन हैंड्स हमें चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, तब जाके हम इसे करा सकते हैं। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। तो क्योंकि बहुत महंगा होता है तो देश के सारे आम नागरिक इसको नहीं करा सकते। Emotional, religious, social factors are also deterrents in adoption of these methods। मतलब इमोशन तो यही होता है कि यार ये बच्चा फिर हमारा थोड़ा नहीं तो किसी और का, मतलब बहुत कुछ डिस्टर्बेंसेस इंसान के दिमाग में चलते रहते हैं जिस वजह से लोग इसे कराते नहीं है। Since the ultimate aim of all these procedures is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। Our laws permit legal adoption and it is at yet one of the best methods for couple looking for parenthood। मतलब एक सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव नोट पे एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को एंड किया है। भले ही आप आर्ट टेक्निक से चिल्ड्रन नहीं चाहते तो आप क्या करो, जो ऑर्फनेज, जो अनाथ बच्चे हैं या जिनको उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, आप उनको अडॉप्ट कर लो।
अडॉप्ट करने में तो पैसा भी नहीं चाहिए और ये लीगल भी है। आप किसी ऐसे बच्चे को अगर आप एक लाइफ दोगे, एक हैप्पी लाइफ दोगे, तो आप भी खुश होगे और वो बच्चा भी खुश होगा। तो सबसे बड़ा जो सुख है पेरेंटहुड का, इफ अ कपल इज नॉट एबल टू हैव द ऑफस्प्रिंग्स, तो इट्स बेटर कि वो अडॉप्शन की तरफ मूव करे। तो ये अफोर्डेबल भी होगा एंड इट विल गिव अ अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव नोट पे एनसीईआरटी हैज एंडेड दिस चैप्टर एंड दिस वाज ऑल फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिलेक्टेड चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पूरे उसी पॉइंट्स के अराउंड मूव करना है। इसके पीवाईक्यूज कर लेना और चैप्टर आपकी बस चुटकियों में होगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कल मिलते हैं इसके सारे पीवाईक्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।